नमस्कार दोस्तों, डेट देखो आज की 21 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा, द हिंदू का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से संबंधित। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी को मिनिमाइज करने से संबंधित। रिग्रेसिव मूव है वेस्ट बंगाल सरकार का, ये मूव पीछे ले जाने वाला है। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का सेकुलर सिविक कोड से संबंधित। हालांकि देखो इसमें एक पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन कुछ अलग डायमेंशन आएगी तो वो भी डिस्कस करेंगे। इसमें सेकुलर सिविक कोड की वकालत की जाती है। और चौथा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो देखो मास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से संबंधित डिस्कस करेंगे। ये हिंदू का बीच का बड़ा सा आर्टिकल है। इसमें 12 पॉइंट्स बताए जाते हैं और 12 पॉइंट्स अच्छे हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स का देखो ये डाउट था कि जो हम प्रोग्राम लॉन्च करने वाले थे प्रीलिम के लिए, करंट अफेयर प्लस वाला, जिसमें करंट अफेयर के साथ साथ हम एमसीक्यूज, स्टैटिक का कोई एक चैप्टर वो डिस्कस करेंगे, तो वो हम कब से स्टार्ट करेंगे? देखो जल्द स्टार्ट करेंगे हम, और शायद संडे को मैं इसकी वीडियो डाल दूं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर बोल के निकल गए। कुछ लोगों ने बोला कि सर उसके बाद आपने जिक्र ही नहीं किया। करेंगे स्टार्ट, इसकी तुरंत एक डिटेल्ड वीडियो में डालूंगा। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, इथेनॉल क्या है? इथेनॉल देखो एक टाइप का ना अल्कोहल है, और इसे हम अगर पेट्रोल में मिलाते हैं ना तो इसे बोलते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। फायदा क्या होता है? अगर देखो इथेनॉल को हम पेट्रोल में मिलाते हैं तो बहुत सारा फायदा होता है। एक तो एमिशन कम होता है। जैसे मास्क पहन के हम वायरस से बचते हैं, तो आप मान लीजिए इथेनॉल जो है वो पेट्रोल का मास्क है। अगर दोनों को मिलाते हैं तो फिर एमिशन कम होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है पेट्रोल की। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाएंगे तो पेट्रोल की खपत थोड़ी कम होगी, कंजम्पशन थोड़ी कम होगी। और पेट्रोल के लिए तो हम डिपेंडेंट हैं, खास करके वेस्टर्न एशियन कंट्रीज पर, तो हमें दूसरे देशों से कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बचेगा। तो ये सारे फायदे होते हैं अगर हम इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाते हैं। तो सरकार ने टारगेट ये रखा है 2025-26 आते आते E20 हम अचीव करेंगे। E20 मतलब अगर आप पेट्रोल परचेज करने मार्केट में जाओगे तो आपको 100 ml मान लीजिए पेट्रोल परचेज करना है, तो 20 ml उसमें मिलेगा आपको इथेनॉल और 80 ml मिलेगा उसमें पेट्रोल। तो इस रेशो में आपको पेट्रोल मिलेगा इथेनॉल से ब्लेंडेड। अभी हम कहां पे पहुंचे हैं? ये तो टारगेट है 2025-26 का। देखो अच्छी बात ये है कि ना 2021 में 8% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। E8 का टारगेट हम 2021 में अचीव कर चुके हैं, और आज के समय में हम 13 से 15% के बीच में हैं। तो काफी तेजी से प्रोग्रेस हो रही है इस मामले में। ये देखिए स्लाइड पे देखिए आप, ये अच्छी चीज है। बट यहां पे देखो एक दिक्कत है, इथेनॉल आता कहां से है? वैसे तो देखो इथेनॉल इन सब जगहों से, इन सब सोर्सेज से आ सकता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, अगर शुगर, कॉर्न, स्टार्च, इन सब से हम इथेनॉल जनरेट करते हैं। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल ये हैं राइस हस्क, वुड चिप्स, ये सब। थर्ड जनरेशनल बायोफ्यूल जैसे देखो एल्गी। इसके बाद फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल में आएगा जीएम क्रॉप्स। तो ये सब सोर्सेज हैं इथेनॉल प्रोड्यूस करने के। लेकिन सबसे ज्यादा जो इथेनॉल आता है ना वो 2 सोर्सेज से आता है। एक तो देखो शुगर केन यानी गन्ना, और दूसरा फूड ग्रेन्स जैसे देखो वीट है और मेज है, मेज यानी मक्का। ये दोनों जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल हैं। समझ गए? यहां से आज के समय में सबसे ज्यादा जो इथेनॉल है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहां पे ना एक बहुत बड़ा डायलेमा है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है फूड वर्सेस फ्यूल, मतलब हम फूड को ज्यादा तवज्जो दें या फिर फ्यूल को। दिक्कत देखो साफ साफ दिखनी स्टार्ट हो गई है। जैसे इस साल अप्रैल से लेके
जून के बीच में हमने ना मेज को यानी मक्के को इंपोर्ट किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इंपोर्ट इसलिए किया क्योंकि मक्के को हमने यूज कर लिया फ्यूल जनरेट करने के लिए, तो खाने के लिए बचा नहीं। राइटर कहते हैं देखो हमारे देश में ना इथेनॉल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी तो हमने बना ली है, मतलब टारगेट ये था 2025-26 आते आते हम 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी तैयार कर लें। लेकिन देखो 2025-26 अभी आया नहीं है, अभी हमारे देश में 1380 करोड़ लीटर कैपेसिटी ऑलरेडी बन चुकी है। मतलब जितना टारगेट हमने रखा था 2025-26 तक 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमने अचीव कर लिया है। लेकिन रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए इन फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग के लिए, रॉ मटेरियल की दिक्कत है। और वैसे देखो इतनी बढ़िया इंप्रेसिव कैपेसिटी हमने इथेनॉल जनरेट करने की कैसे इस्टेब्लिश की, इसमें देखो सरकार ने मदद की। सरकार ने ना इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम चलाए। जैसे किसी को महेश को इथेनॉल की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, डिस्टिलरी बनानी है, तो सरकार ने बोला कि आप लोन लीजिए और लोन पे जो आपको इंटरेस्ट चुकाना है ना उसमें से कुछ इंटरेस्ट हम चुका देंगे। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में सस्ते लोन मिले इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री ओपन करने के लिए। अब यहां पे जैसे देखो रॉ मटेरियल की दिक्कत की हम बात कर रहे थे, तो शुगर केन का एग्जांपल लिया जाता है। शुगर केन से ना मेनली 3 प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले शुगर केन जूस, दूसरे नंबर पे बी हैवी मोलासिस और तीसरे नंबर पे सी हैवी मोलासिस। ये तीनों चीजें क्या हैं जो अभी हमने डिस्कस की? देखो सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ये तीनों ना गन्ने से मिलते हैं और इन तीनों में ना गन्ने की मतलब इन तीनों में ना शुगर की जो मात्रा है ना वो अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा शुगर की मात्रा होती है शुगर केन जूस एंड सिरप में, फिर उससे कम बी हैवी मोलासिस में और उससे कम फिर सी हैवी मोलासिस में। अब देखो हुआ क्या, पहले तो देखो सिर्फ तीसरे नंबर वाला जो बायो प्रोडक्ट है ना शुगर केन में सी हैवी मोलासिस, सिर्फ इसी से इथेनॉल बनाते थे और बाकी दोनों का शुरुआत के दोनों का यूज कर लिया जाता था शुगर बनाने में। लेकिन ना सरकार को लगा यार इथेनॉल बनाना जरूरी है, ब्लेंडिंग प्रोग्राम जरूरी है, तो सरकार ने अलाउ कर दिया था कि आप ना शुरुआत के जो 2 प्रोडक्ट है ना शुगर केन से मिलने वाले शुगर केन जूस एंड सिरप और दूसरे नंबर पे बी हैवी मोलासिस, इनसे भी ना इथेनॉल बना सकते हो। लेकिन देखो इनसे इथेनॉल बनने लगा काफी तेजी से और एकदम से सरकार को लगा यार शुगर की तो कमी हो जाएगी हमारे देश में, हमें शुगर इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से। तो सरकार ने ना दिसंबर 2023 में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। सरकार ने बोला नहीं 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 नहीं, जो शुरुआत के 2 प्रोडक्ट है ना शुगर केन जूस एंड सिरप और दूसरे नंबर पे बी हैवी मोलासिस, इनसे आप इथेनॉल मत प्रोड्यूस कीजिए। सरकार ने यू टर्न ले लिया, अपनी बात से सरकार पीछे हट गई। तो अब सिर्फ तीसरे नंबर वाला जो प्रोडक्ट है ना शुगर केन का सी हैवी मोलासिस, सिर्फ इसी से इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है। अब सरकार ने देखो शुगर केन के प्रोडक्ट से इथेनॉल प्रोड्यूस करने पे तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो ना जो मैन्युफैक्चरर है ना वो मेज का यानी मक्के का यूज करने लगे इथेनॉल को बनाने के लिए। इसी वजह से हमारे देश में मक्के की कमी हो गई और मक्के को हमने इंपोर्ट किया इस साल अप्रैल से जून के बीच में। तो ये दिक्कत है। दिक्कतें देखो और भी हैं, जैसे आपको पता है गन्ना उगाने में बहुत पानी चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में पानी चाहिए, और इतना सारा पानी हम वेस्ट करके अगर इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इससे भी तो नुकसान है ना। ये देखो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल इसलिए नहीं है, ऑलरेडी हमारे देश में पानी का जो लेवल है काफ़ी नीचे जा रहा है। ज़मीन के नीचे भी हम पानी इतना ज़्यादा एक्सप्लोइट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कि पानी ख़त्म हो रहा है ज़मीन के नीचे भी। तो ये सस्टेनेबल नहीं है। इस प्रकार से गन्ने से अगर हम इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं तो, और इसके अलावा अगर देखो हम जिस हिसाब से हम मेज़ अभी इंपोर्ट करने लगे हैं, अब आपको पता है पोल्ट्री फार्म में मेज़ का काफ़ी यूज़ होता है पशुओं को, पक्षियों को फीड देने के लिए, खाना खिलाने के लिए। तो पोल्ट्री फार्म्स में फिर मेज़ की अगर कमी हो जाएगी तो यहां भी एक प्रॉब्लम है, समझ गए। और एक दिक्कत यह भी है, अब देखो नई गाड़ियां जो आ रही हैं, वो तो देखो E20 के साथ में कंपैटिबल हैं। अगर इथेनॉल पेट्रोल के साथ ब्लेंडेड है 20:8 प्रोपोर्शन में तो सही है, नई गाड़ियों के लिए तो सही है। लेकिन पुरानी गाड़ियों का क्या? E20 के लिए क्या पुरानी गाड़ियां तैयार हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है।
अगर देखो बात करें अभी ना अलग अलग राज्यों में कितना इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, नंबर्स तो हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है, एग्जांपल दिया जाता है जैसे यूपी जो है वो इथेनॉल प्रोडक्शन में आगे है, लेकिन तमिलनाडु में ना अभी अल्कोहल इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इथेनॉल का, क्योंकि वहाँ पे शराब फायदे का सौदा है, लिकर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और महाराष्ट्र में भी एक्स्ट्रा न्यूट्रल जो अल्कोहल है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, समझ गए। लेकिन यूपी में इथेनॉल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, यूपी इथेनॉल प्रोडक्शन में आगे है। तो ये देखो हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आंसर राइटिंग में यूज होने वाले नहीं हैं, कुछ नंबर्स जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए उनको याद रखने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वो आंसर राइटिंग में यूज नहीं हो सकते। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, महिलाओं के लिए नाइट ड्यूटी को मिनिमाइज करना। ये देखो एक रिग्रेसिव मूव है, मतलब पीछे ले जाने वाला मूव है, प्रोग्रेसिव मूव नहीं है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और इवन जीएस पेपर 1 में जो वुमेन रिलेटेड टॉपिक्स है ना, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट तो देखो आप सबको पता है, 9 अगस्त का कोलकाता में दुखद हादसा आरजेकर हॉस्पिटल में। देखो जिस डॉक्टर के साथ में, जूनियर डॉक्टर के साथ में यह हादसा हुआ, वो डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी। अब इस घटना के बाद ना वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दी। एक गाइडलाइन ये कहती है जहां तक हो सके वुमेन को नाइट ड्यूटी ना दी जाए। अब आप सोच के देखिए, क्या ये सही है? नहीं, ये तो देखो उल्टा हो गया। प्रॉब्लम सोल्व नहीं की जा रही है, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ा दी गई है। इससे क्या होगा, अब महिलाओं को कम काम मिलेगा, उनकी नौकरी चली जाएगी, तो ये तो रिग्रेसिव स्टेप है ना। अब कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं। फैक्ट्स यहां पे देखो आप, अर्बन एरियाज में वो महिलाएं जिनकी एज 15 से ज्यादा है, ऐसी देखो सिर्फ 25.2% महिलाएं काम कर रही हैं। डेटा है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, क्वार्टरली डेटा है। अब आप सोच के देखिए, अगर देखो महिलाओं को नाइट शिफ्ट से हटा दिया जाएगा तो ये जो आंकड़ा है ना 25.2% का, और भी ज्यादा गिर जाएगा। तो ये तो गलत है ना। वुमेन कहां कहां काम करती हैं नाइट में? हॉस्पिटल्स में, कॉल सेंटर्स में, फैक्ट्रीज में, होटल्स में, जर्नलिज्म में और गिग वर्कर्स के रूप में। इन सब जगह पे महिलाओं को ना सेफ फील करवाने के लिए सरकार का प्रयास ज्यादा होना चाहिए, बजाय महिलाओं को यहां से हटाने का। वेस्ट बंगाल सरकार ने और क्या कहा? वेस्ट बंगाल सरकार ने ना एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है रातिरेर साथी। यहां पर देखो, रातिरेर साथी बंगाली वर्ड है ये, इसका मतलब है रात के साथी, मतलब हेल्पर्स ऑफ द नाइट। इसके अलावा महिलाओं के लिए सेपरेट रेस्टरूम्स और टॉयलेट बनाओ, सीसीटीवी लगाओ, स्पेशल मोबाइल ऐप बनाओ, ये सब चीजें वेस्ट बंगाल सरकार ने बोली हैं। बट देखो ये सब तो पहले से ही हो जाना चाहिए था ना, अभी क्यों? अगर देखो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पे खुद से संज्ञान लिया और सुनवाई की। उन्होंने बोला हम ना 10 मेंबर्स की एक नेशनल टास्क फोर्स बना रहे हैं। उस नेशनल टास्क फोर्स में डॉक्टर्स होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, मतलब 10 मेंबर्स होंगे टोटल। और ये जो टास्क फोर्स है ना, ये बताएगी कैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए। ये सिर्फ देखो मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने 10 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स बना दी मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए, वो अच्छी बात है। बट देखो ये तो हर फील्ड में होना चाहिए ना, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में तो फिर भी आपको थोड़ा ठीक ठाक चीजें मिलेंगी। अब जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमराज होते हैं, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई थी वर्क प्लेसेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए, हालांकि उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता, फिर भी आप बोलोगे कि फॉर्मल सेक्टर में चीजें थोड़ी ठीक हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में तो चीजें देखो और भी खराब हैं, वहां पे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो 2012 में ना दिल्ली में निर्भया केस सामने आया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो लॉज बदल गए, पनिशमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। बट क्या ये काफी है? आंसर है नो। आप ना डेटा देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है 2022 में ना 4.45 लाख केस रजिस्टर हुए। यहां पर देखो 4,45,000 केस महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम के रजिस्टर हुए।
हर घंटे 51 एफआईआर लिखी गई। ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल नंबर तो इससे बहुत ज़्यादा होगा। आपको भी पता है बहुत सारे केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने ये बोला, सिर्फ देखो पेपर पर रूल्स लिखना काफ़ी नहीं है, उनका इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। वो एग्जाम्पल मुझे फिर से याद आ गया कि देखो आप घोड़े को ना पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन मजबूर नहीं कर सकते कि घोड़ा उस पानी को पिए। तो कानून आप बना सकते हो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा जरूरी है। 2017 में भी जस्टिस R भानुमति ने यह बोला था, लॉज इंप्लीमेंट करो, बट देखो सोसाइटी की सोच भी बदलनी होगी, जेंडर जस्टिस के बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी। अब ये जो RG केस है, इसके बाद क्या हुआ, महिलाओं ने कैंपेन चलाए, रिक्लेम नाइट नाम से एक प्रोटेस्ट मार्च चला था वहां पे, खास करके कोलकाता में। रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट का देखो मकसद ये था कि रात को भी महिलाएं सेफ महसूस करें, ऐसा आप हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करो। लेकिन सरकार उल्टा कर रही है। सरकार कह रही है कि जितना हो सके रात को महिलाओं को काम करने मत दो, मतलब उनको नाइट ड्यूटी मत दो। तो देखो सोच में बदलाव चाहिए, सरकार की सोच में बदलाव चाहिए, सोसाइटी की सोच में बदलाव चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सेकुलर सिविक कोड से संबंधित है। अपना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है, 15 अगस्त को ना रेड फोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्पीच दी ना इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि सेकुलर सिविक कोड हमारे देश में आना चाहिए। सबसे पहले आप ये बताइए सेकुलर सिविक कोड का मतलब क्या है। सेकुलर सिविक कोड का मतलब ये है सबके लिए सेम कानून, चाहे आप किसी भी धर्म से हों। मतलब सिविल मैटर्स में सेम रूल्स होने चाहिए। सिविल मैटर्स जैसे देखो शादी है, डाइवोर्स है, प्रॉपर्टी का बंटवारा है, बच्चों को गोद लेना है, तो ये सब सिविल मैटर्स के एग्जाम्पल हैं। अभी देखो क्या है, अभी ना हर रिलीजन के लिए अलग रूल्स हैं। हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला कि अगर सेकुलर सिविक कोड हमारे देश में आता है, सभी के लिए सेम कानून सिविल मैटर्स में, तो इससे देश बल्कि एक होगा, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। एक बार देखो अंबेडकर जी ने यह बोला था, महिलाओं की प्रोग्रेस से सोसाइटी की प्रोग्रेस पता चलती है। और अगर सेकुलर सिविक कोड हमारे देश में आता है ना, तो इससे महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलेंगे। और अगर देखो हमें ना हमारे संविधान में जो वैल्यूज दी हुई है ना, जस्टिस, इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, इनको अचीव करना है ना, तो उस दिशा में सेकुलर सिविक कोड एक बढ़िया स्टेप होगा। क्योंकि सेकुलर सिविक कोड से हम ये इंश्योर कर सकते हैं हर एक सिटीजन, वो किसी भी धर्म का हो, लॉ के अंतर्गत उसे इक्वली ट्रीट किया जाए। यहां पे देखो ऑपोजिशन का तर्क ये है कि अगर सेकुलर सिविक कोड हमारे देश में आता है ना, तो इससे रिलीजियस फ्रीडम खत्म हो जाएगी, मतलब धर्म की आजादी इससे खत्म हो जाएगी। बट राइटर ये बोलते हैं ये कहना गलत है। धर्म की आजादी कैसे खत्म हो जाएगी? सेकुलर सिविक कोड तो सिर्फ सिविल मैटर्स में चेंज होगा, मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस थोड़ी ना बदलेंगी। ये तो सिविल मैटर्स जो हैं, जैसे शादी, प्रॉपर्टी का बंटवारा, उसमें बदलाव आएगा और सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सबको आजादी होगी। पहले की तरह जैसे वो पूजा कर रहे थे, जैसे ही वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे थे, वैसे ही अलग अलग धर्मों में प्रैक्टिसेस हैं, वो वैसे की वैसी चलती रहेंगी। और कुछ देशों में तो ये ऑलरेडी है, जैसे USA में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है। इन देशों में कोई किसी भी धर्म का हो, सबके लिए सिविल मैटर्स में सेम रूल्स हैं, सेम ट्रीटमेंट मिलती है। बट देखो इन देशों में भी लोग अपना अपना रिलीजन तो फॉलो करते ही हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस को लोगों ने छोड़ थोड़ी ना दिया है सिविल कोड होने के बावजूद। अभी देखो पता क्या हो रहा है, अभी ना महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है अलग अलग धर्मों में। कानून काफी कंफ्यूजिंग है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज फॉलो होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉज का जो बेस है वो है 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। अब देखो ये कंफ्यूजिंग है, ये ब्रिटिश इरा से चला आ रहा है और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। और कई बार ना कन्फ्यूजन्स का फ़ायदा उठाया जाता है, लूप होल्स का फ़ायदा उठाया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, सरला मुदगल केस है। सरला मुदगल केस
1995 का केस है। इसमें क्या हुआ था, हस्बैंड ऑलरेडी शादीशुदा थे, बट हिंदू धर्म में कोई भी मैन जो है वो एक से अधिक शादी नहीं कर सकता। ऑलरेडी वो शादीशुदा है तो फिर वो 2 शादी नहीं कर सकता और ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है कंडीशंस के साथ में। तो सरला मुदगल केस में क्या हुआ, एक हिंदू हस्बैंड था, उसने ना कायदे से वो शादी नहीं कर सकता था, लेकिन उसने ना अपना धर्म चेंज कर लिया, इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वो दूसरी शादी कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था कि देखो किसी भी पर्सन को ना ये तो आज़ादी है कि वो अपना धर्म चेंज कर सके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल चॉइस है, बट सिर्फ दूसरी शादी करने के लिए अगर वो धर्म चेंज कर रहा है तो ये कानून का मिसयूज है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ ताकि कोई ना पर्सनल लॉज का मिसयूज ना कर सके। क्या फायदा होगा सेकुलर सिविक कोड अगर आता है, सबके लिए सेम रूल होगा, कानून समझना देखो आसान होगा और कोर्ट पे प्रेशर काफी कम होगा, महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलेंगे। और देखो बताऊं आपको कोर्ट्स पे प्रेशर कैसे कम होगा। मार्च 2022 तक ना कोर्ट में आपको पता है जुडिशरी में ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग थे। अब इसमें से बहुत सारे जो केसेस हैं ना वो पर्सनल लॉ से रिलेटेड हैं, लेकिन सेकुलर सिविक कोड अगर आएगा तो केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम होगी। और वैसे भी हमारे संविधान में ना आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बारे में बोला गया है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डीपीएसपी देखो कोर्ट में इन्फोर्सेबल तो नहीं है, बट डीपीएसपी सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं कि आप सरकार को ऐसे चलाइए, इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कीजिए। इससे देश जो है वो एकजुट होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ना 15 अगस्त की स्पीच से ये बोला, सेकुलर सिविक कोड लाना देखो सिर्फ जरूरत नहीं है, ये हम सबकी मोरल ड्यूटी भी है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा जो देश है वो एकजुट होगा। अंबेडकर जी ने देखो उस समय ये बोला था, लॉ एंड ऑर्डर ना सोसाइटी की मेडिसिन है, लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी की दवाई है, और जब सोसाइटी बीमार होना तो मेडिसिन देनी पड़ती है, और सेकुलर सिविक कोड भी वही मेडिसिन है। तो लास्ट में अगर मैं समराइज करूं मेन पॉइंट्स, राइटर का यह मानना है सेकुलर सिविक कोड से डाइवर्सिटी खत्म नहीं होगी, ये सिर्फ सिविल मैटर्स के लिए है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, महिलाओं को ज़्यादा राइट्स मिलेगा, कानून सिंपल हो जाएगा, ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है, देश एकजुट होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगी, और जुडिशरी में केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम होगी। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मास एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है देखो, इस बार के बजट में ना 5 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स अनाउंस हुई। इन 5 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे ना 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। ये स्लाइड में देखिए आप, 2 लाख करोड़ खर्च होगा, और इससे 4 करोड़ 10 लाख यूथ को फायदा होगा। इवन इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही बोला कि प्राइवेट सेक्टर को ना जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि टैक्सेस कम हुए हैं। सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम कर दिया 2019 के बाद से ही, तो कायदे से कॉर्पोरेट ग्रुप्स का प्रॉफिट बढ़ा है, इसलिए उन्हें अब जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। बट देखो कुछ प्रॉब्लम्स हैं। राइटर कहते हैं इवन देखो वेजेस बहुत कम हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 का ये कहना है कि टॉप 10% में जो वेज अर्नर है ना, एवरेज अगर निकालेंगे तो एक महीने में वो 25,000 रुपये कमाते हैं। ये तो टॉप 10% की हमने बात की। दिक्कत देखो ये हो रही है, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज है ना स्किल देने के लिए, जैसे 3 महीने का कोर्स, 4 महीने का कोर्स, इससे देखो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में फिर वो स्किल ना पुरानी हो जाती है। तो हमें ये चाहिए कि एजुकेशन को ना हम स्किल से जोड़ सकें, मतलब एजुकेशन और स्किल्स के बीच में जो कनेक्शन है ना वो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टेट्स जहाँ पे देखो एजुकेशन लेवल अच्छा है, जैसे देखो तमिलनाडु है, केरला है, हिमाचल प्रदेश है, ये वो राज्य हैं जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर अच्छे हैं, तो यहाँ पे ना कंजम्पशन भी ज़्यादा है, यहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा है। लेकिन आप उड़ीसा का एग्जाम्पल लीजिए, उड़ीसा में सरकार ने ना बहुत फोकस किया शॉर्ट टर्म स्किलिंग कोर्सेज पे, 3 महीने कोर्स, 6 महीने कोर्स, लेकिन इनके बावजूद ना वहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन जो है ना अभी भी काफ़ी लो है, डिमांड जनरेट ज़्यादा नहीं हो रही है।
तो राइटर ना इस आर्टिकल में ना अपनी तरफ से 12 पॉइंट्स देते हैं मास एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट करने के। सबसे पहला पॉइंट उनका ये है, डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटी एक्शन से स्टार्ट करो। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, राइटर का कहना है नीचे से शुरू करो। इसका मतलब देखो ये है कि ना हमें ग्रास रूट लेवल पे जाके प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे देखो एक गांव में ना सर्वे किया गया, सर्वे में ये पाया गया कि 70% जो लोग हैं वो डेयरी सेक्टर में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो ना अथॉरिटीज ने ना उस गांव में डेयरी सेक्टर की ट्रेनिंग दी गई कि आप कैसे डेयरी सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग देने के बाद में लोगों ने अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किया, काम करना स्टार्ट किया और ज्यादातर लोग उसमें सफल भी हो गए। तो पॉइंट ये है, ग्राम सभा और बस्ती समिति ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सरकारी प्रोग्राम को लोगों तक ले जाने के लिए। स्टेप आपको ये करने चाहिए, वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं या फिर अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, उनका ना एक रजिस्टर तैयार करो। क्या किया जा सकता है, अब देखो आसपास के कुछ गांव होंगे, जैसे ये गांव हैं, 7-8 गांव हैं। अब क्लस्टर लेवल पे ना इन गांवों का ग्रुप है, क्लस्टर है, क्लस्टर के लेवल पे ना कुछ प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जा सकते हैं कि आपको ना यूथ की हेल्प करनी है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग हासिल करने में। तो ना वो यूथ जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है कि हम एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहते हैं, उनको ना किसी प्रोफेशनल के साथ जोड़ दो। अब वो प्रोफेशनल ना अनएम्प्लॉयड यूथ को गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, किस सेक्टर में आप जाना चाहते हो, कौन सी ट्रेनिंग आपको लेनी है। जैसे देखो ठीक वैसा ही है, जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यू ओनली है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है ना उसको मेंटर के साथ में लिंक कर दिया जाता है, मेंटर उसको गाइड करता है। तो उसी प्रकार से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ना उसको किसी प्रोफेशनल के साथ में लिंक कर दिया जाए। ये बहुत बढ़िया मतलब पॉइंट है, मुझे तो अच्छा लगा ये पॉइंट। उसके बाद दूसरी चीज, इनिशिएटिव्स को जोड़ो। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर अब महिलाओं के लिए कोई एजुकेशन संबंधित इनिशिएटिव है, हेल्थ संबंधित इनिशिएटिव्स है, न्यूट्रिशन संबंधित इनिशिएटिव्स है, सबको ना कन्वर्ज करके इंप्लीमेंट करो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आंगनवाड़ी में हेल्थ चेकअप, बाल शिक्षा और माँ के लिए स्टिचिंग क्लासेस, मतलब कपड़ों को स्टिच करने की क्लासेस, सब एक साथ शुरू किया जाए। इससे ना रिसोर्सेज का बेटर यूज हो सकता है और कम्युनिटी को ओवरऑल बहुत जबरदस्त ढंग से होलिस्टिक बेनिफिट मिल सकता है। तो ये पॉइंट है। इसके बाद 12 पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट ये है, कॉलेज में ना वोकेशनल कोर्सेज आप स्टार्ट करो एकेडमिक डिग्रीज के साथ साथ। जैसे बीटेक कॉलेज है, बीए का कॉलेज है, बीकॉम का कॉलेज है, इनमें ना एकेडमिक डिग्रीज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाई जाएं। अब एग्जाम्पल के तौर पर बीकॉम के स्टूडेंट्स को ना टैली सॉफ्टवेयर सिखाया जाए, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले ताकि ग्रेजुएट्स जल्दी से ना जॉब रेडी बन जाएं। यह अच्छा पॉइंट है। इसके बाद चौथा पॉइंट यह है, नर्सिंग कोर्सेज को स्टैंडर्डाइज करो। अभी देखो सारे नर्सिंग प्रोग्राम्स में ना यूनिफॉर्म क्वालिटी को इंश्योर करना जरूरी है। जैसे हर कॉलेज में, हर नर्सिंग कॉलेज में WHO गाइडलाइंस के हिसाब से सिलेबस अपडेट किया जाए। इससे ना इंडिया की जो नर्सिस है ना उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, चाहे वो नर्स मेल हो फीमेल हो, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस में WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रेन किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट, कम्युनिटी केयर गिवर्स बनाओ। मतलब कि देखो लोकल लोग जो कम्युनिटी की मदद कर सकें, जैसे मोहल्ले की आंटीज को ना प्रोफेशनल क्रैच की ट्रेनिंग दी जाए। मतलब कुछ आंटीज होती है ना अति उत्साहित, लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, तो ऐसी आंटीज को थोड़ा और प्रोफेशनल बना दिया जाए, प्रोफेशनल ढंग से कैसे बच्चों के क्रैच में काम करना है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, जो वर्किंग मदर्स हैं वो सेफली अपने बच्चों को उनके पास छोड़ के जा सकती हैं, और वो महिलाएं जो वैसे भी हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं उनको थोड़ा और प्रोफेशनल बना दिया गया तो उनको थोड़ी इनकम का सोर्स मिल जाएगा, उनको थोड़ा रिकॉग्निशन मिल जाएगा और बेहतर ढंग से। वैसे भी हमारे देश में बच्चों के जो क्रैच है ना उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, और ओवरऑल बेनिफिट इससे ये होगा महिलाओं का ना वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। तो ये 5वां पॉइंट है। इसके बाद छठा पॉइंट ये है, जो ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करो। सरकार ने ना इनमें बहुत बड़ी गलती करी। ITIs और
पॉलिटेक्निक कॉलेजेस की संख्या तो इंक्रीज हो गई, लेकिन क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। तो अब बहुत सारे बच्चे जो पॉलिटेक्निक से, आईटीआई से पास आउट होते हैं, उनको जॉब नहीं लग पाती। लेकिन सरकार को ना इनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे देखो पुरानी मशीन्स वहां पे हैं, उनको रिप्लेस करके एडवांस मशीन्स वहां पे लगाई जाएं, ताकि ना स्टूडेंट्स वो स्किल्स सीख सकें पॉलिटेक्निक्स में और आईटीआईज में जो इंडस्ट्री रेलिवेंट्स हैं। और मतलब देखो पीरियोडिकली स्किल के कोर्सेज ना चेंज होने चाहिए आईटीआईज में और पॉलिटेक्निक्स में। मतलब ऐसा नहीं कि जमाना चेंज हो चुका है, एआई का जमाना है, आप 20 साल पुराने कोर्स सिखा रहे हो अभी भी, तो फिर तो यार जॉब लगेगी नहीं, सीधी सी बात है, फिर तो खाली बैठेंगे बच्चे बेचारे पास आउट होके भी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, स्कूल में ना एंटरप्राइज स्किल्स सिखाओ। बचपन से ही ना बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप होना चाहिए बच्चे में। जैसे 10th क्लास का स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ना स्कूल कैंटीन में स्नैक्स का स्टॉल लगाना सिखाया जाए। अब बच्चे, मतलब ये नहीं है कि देखो क्या पकौड़े तलेंगे बच्चे, वो उस बात में मत जाइए, लेकिन एक एंटरप्राइज का जो एक्यूमेंट होना चाहिए ना कि बिजनेस कैसे करते हैं, वो उन्हें स्कूल लेवल से ही सिखाना चाहिए। रियल वर्ल्ड में बाद में जब उन्हें बिजनेस करने का मौका मिले तो ये चीजें पहले से उनकी सीखी गई होंगी, तो वो बेहतर ढंग से बिजनेस कर सकेंगे। और स्टॉल लगाने का मतलब ये नहीं है कि डेली पढ़ाई के साथ साथ शाम को स्टॉल लगाया जाए कैंटीन में। मतलब वो इवेंट होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, उस टाइप में कुछ होता है ना जो स्कूल्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, 8वां पॉइंट, अप्रेंटिसशिप बढ़ाओ। मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग को प्रमोट करना। जैसे देखो लोकल कार वर्कशॉप में ना आईटीआई स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम अप्रेंटिसशिप दी गई। अब इससे हुआ क्या, स्टूडेंट्स को ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला, वर्कशॉप को अफोर्डेबल लेबर मिली, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। अप्रेंटिसशिप को सरकार को और ज्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है और इसीलिए बजट में एक स्कीम लॉन्च भी की गई है। इसके बाद आता है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट में यह बोला गया है, जो वुमेन एंटरप्राइजेज है ना, वुमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं, उनको लोन दो। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको देखो सरकार को ना फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहिए। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको अगर आसान माइक्रो लोन दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी को दिया गया, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, तो उन्होंने अचार बनाना स्टार्ट कर दिया, अचार बिकने लगे, अब उन्होंने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट भी बना दी, उनका ब्रांड फेमस हो गया और ज्यादा प्रोडक्ट बिकने लगे, तो ये विन विन सिचुएशन है। एक तो इससे इनकम तो जनरेट हुई महिलाओं के लिए, महिलाओं का इंपावरमेंट हुआ, तो इसलिए वुमेन लेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनको ज्यादा माइक्रो लोन देना चाहिए, इजी माइक्रो लोन देना चाहिए। इसके लिए देखो ये लखपति दीदीज वाली स्कीम जो है ना, ये अच्छी स्कीम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 10th पॉइंट, यूनिवर्सल स्किल एक्रीडिटेशन। स्किल्स का ना स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन जरूरी है। जैसे एक फ्रीलांस वेब डिजाइनर है, उसने ऑनलाइन टेस्ट देकर ऑफिशियल सर्टिफिकेट लिया। अब देखो वो बड़े क्लाइंट्स को इजीली कन्विंस कर सकता है कि देखो मेरे पास ये सर्टिफिकेट है। बट हमारे देश में ना ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज्ड स्किल सर्टिफिकेशन नहीं है। तो ना जिनके पास में फॉर एग्जांपल वेब डिजाइनिंग की स्किल है, उनके लिए सरकार ना असेसमेंट टेस्ट करवाए और उस असेसमेंट टेस्ट के स्कोर के आधार पर पता लग सके कि उस पर्सन में कितनी स्किल है, उसने कैसे टेस्ट क्लियर किया है, किस लेवल की उसने सर्टिफिकेशन हासिल की है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। 11th पॉइंट्स, मनरेगा फंड्स का यूज। रूरल डेवलपमेंट के साथ ना स्किल डेवलपमेंट जोड़ दो आप। जैसे मनरेगा से गांव में ना वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया। अब ना इससे हुआ क्या, लोगों को मैनुअली काम तो मिला बल्कि वाटर मैनेजमेंट स्किल्स भी मिली। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को आप जोड़ दो आपस में। सबसे लास्ट में 12वां पॉइंट क्या है, एक सेकेंड, 12वां पॉइंट है अप्रेंटिसशिप को ना स्केल करो, बड़े लेवल पर लेकर जाओ। मतलब बड़े पैमाने पर ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाए। जैसे देखो एक मल्टीनेशनल कंपनी ने ना 1000 फ्रेशर्स को 1 साल का पेड अप्रेंटिसशिप दिया। अब पॉइंट वही है, कंपनी को ट्रेंड वर्कफोर्स मिली और यूथ को सिक्योर एम्प्लॉयमेंट मिला। काइंड ऑफ देखो ये 8वें पॉइंट से मिलता जुलता है। राइटर बोलते हैं अप्रेंटिसशिप में ना फोकस स्किल एक्विजिशन पे होना चाहिए, ना कि स्टाइफंड पे। मतलब कि
ट्रेनिंग के दौरान, अप्रेंटिसशिप के दौरान कितना पैसा मिलेगा उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, स्किल एक्विजिशन पे फोकस होना चाहिए। तो ये 12 पॉइंट्स थे जो राइटर ने दिए। पॉइंट्स देखो अच्छे हैं, मतलब घिसे पिटे पॉइंट्स नहीं है, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।